बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम्स। चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 डाला है जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया है। आई होप आपने उसको देखा होगा। नाउ शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कंबशन एंड फ्लेम्स, तो बेसिकली दोनों ही प्रोसेस हैं बर्निंग के। कंबशन में जो बर्निंग होती है उसमें विदाउट लाइट की होती है, जो फ्लेम में बर्निंग होती है वो लाइट के साथ होती है। कंबशन में हीट प्रोड्यूस होता है एंड फ्लेम में लाइट प्रोड्यूस होता है। जस्ट मेजर डिफरेंस ये है। इसमें हीट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो लाइट है उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको बर्न करने के लिए, तो यहाँ कंबशन में वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें लाइट। एज वी नो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल्स अपने घर में वेरियस पर्पस के लिए, अपने होम्स में। इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल्स बेसिकली व्हीकल्स हो गए एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, तो ये सब चीजें ऑटोमोबाइल्स में आ गई। नाउ आपसे पूछा है इन्होंने कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स, एंड आपको कुछ और नेम बताने जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन हुई क्या है, काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस इज द फ्यूल्स जो हम अपने घर में एंड इंडस्ट्रीज में एंड ट्रेड्स में यूज करते हैं। नाउ इन्होंने फर्दर यहाँ पे फिर पूछा है यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, है ना। यस, वी आर फैमिलियर, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे पूछा है इन्होंने क्या डिफरेंस होता है कैंडल के बर्न होने में एंड कोल। एज वी नो कि जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलता है ना। कैंडल बर्न्स विद फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट। कोल में हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मैंने कंबशन में ही बताया, है ना। और जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलती है। तो यही ऑब्वियसली डिफरेंस है कि कैंडल जो है फ्लेम के साथ जल रही है और कोल जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें फ्लेम नहीं आ रही है। नाउ इसी तरीके से हमें और भी मटेरियल्स पढ़ने हैं जो बर्न करते हैं, बर्न होते हैं विदाउट फ्लेम। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द अदर मटेरियल्स जो बर्न होते हैं विदाउट फ्लेम्स। नाउ लेट्स स्टडी केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें पढ़ना है कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है बर्निंग का, व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है, टाइप्स ऑफ फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस कंबशन, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये 4.1 यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न करते हुए दिखाया है। वही चीज उन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है। नाउ यू हैव टू रिकॉल योर एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जो आपने परफॉर्म किया होगा क्लास 7th में। आपने वहां पे सीखा होगा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगी एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, राइट। इतनी एक्टिविटी तो आपको याद होगी, अगर नहीं पढ़ा होगा क्लास 7th में तो अभी पढ़ लो, ठीक है। कि हम मैग्नीशियम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है। नाउ इसी तरीके से हमें परफॉर्म करना है सिमिलर एक्टिविटी विद पीस ऑफ चारकोल। अब इन्होंने बोला है जैसे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया वैसे ही पीस ऑफ चारकोल को भी आपको होल्ड करना है, पीस ऑफ चारकोल विथ टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है वो चिमटी जैसे होती है ना, उसमें यहाँ पे आगे पकड़ के कैंडल के पास लेके जाना है। और बंसन बर्नर, ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको उसको कैंडल के पास लेके आना है। नाउ ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है। आप फाइंड आउट करोगे कि चारकोल जो है वो बर्न हो रहा है एयर के साथ, है ना। आप फाइंड आउट करोगे, वी ऑब्जर्व कि जो चारकोल है वो बर्न हो रहा है। वी नो उसके बाद वी नो दैट कोल टू बर्न, जो कोल होते हैं वो भी बर्न होते हैं इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, है ना। हमें पता है कि जो कोल है वो भी बर्न होता है इन एयर, हवा में। उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, है ना। उसके बदले में वो हीट एंड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ पे फिगर में इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 4.1 जो मैग्नीशियम को बर्न होते दिखाया गया। नाउ द केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड गिव ऑफ हीट, हमें बहुत ही हीट देते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं। इसको हम कंबशन बोलेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंबशन क्या होगी, केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड उसके बदले में हमें बहुत ही ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कंबशन। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कम्बस्टिबल। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल या फिर कम्बस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है।
समटाइम्स क्या होता है, जो लाइट जो है ना, लाइट ऑल्सो गिवन, समटाइम्स जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसके बदले में वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द कंबशन, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, या तो वो फ्लेम के फॉर्म में देगा या फिर ग्लो के फॉर्म में देगा। आई होप आपको ये पेज जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस रिएक्शन में जो है इन्होंने बोला है कि जो मेंशन किया हमने मैग्नीशियम एंड चारकोल, ये कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। दैट मीन्स कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो गए। नाउ इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक वो दिया है, कंटेक्स्ट दिया है कि राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बॉडी में भी तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करके जो फूड है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, जो हमने क्लास 7th में लर्न किया है। एंड अभी हमने बर्निंग के प्रोसेस में भी देखा कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही हमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये इन्होंने एक हमें लर्न कराया कि हमने क्लास 7th में भी ये पढ़ा था, ठीक है। नाउ ये क्या है, उसके बाद 4.1 एक्टिविटी में इन्होंने हमें कुछ टेबल दिए हैं जिसमें फिल करना है कि कौन से जो मटेरियल्स हैं वो कंबस्टिबल हैं, कौन से नॉन कंबस्टिबल है ना। तो वो देखते हैं। You have to collect some materials like kerosene oil, paper, matchsticks, iron nails, stone piece, glass under the supervision of your teacher and आपको ट्राई करना है try to burn each of these material one by one and अगर कंबशन उसमें हो रहा है देन आपको मार्क करना है ये जो टेबल है उसमें कंबस्टिबल पे एंड नॉन कंबस्टिबल दैट मीन्स कि वो बर्न नहीं हो रहा है। नाउ अगर चलो हम ये सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो ध्यान से देखो, ये कंबस्टिबल हो गया है ना, और ये सेकेंड वाला कॉलम जो है वो नॉन कंबस्टिबल हो गया। तो वुड तो है वो जो जलती है तो कंबस्टिबल हो जाएगा। पेपर भी बर्न होता है। आयरन नेल्स क्या आपको लग रहा है ये कंबस्टिबल है? नो, इट इज नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल तो कंबस्टिबल है ना, इसको भी आप जला सकते हो। स्टोन पीस नो। स्ट्रॉ जो होते हैं वो भी जलेंगे। चारकोल अभी हमने देखा पीछे। मैच स्टिक, ग्लास नो। तो आई होप आपको ये टेबल बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। कैन यू नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब हमें इन्वेस्टिगेट करना है कंडीशंस कि जहां पे कंबशन होता है, लाइक व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। एयर होता है ना, तो अभी हम उसको इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे एंड उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो एक्टिविटी 4.2 में इन्होंने हमें कुछ एक्टिविटी दी है, कुछ लिखा है, इसको परफॉर्म करना है। आपको क्या करना है, इस टेबल में जो लिखा हुआ है इस कॉलम में मैं उसको बता दे रही हूँ। आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, तीनों पे एक एक कैंडल को बर्न करना है। पहले वाले जो फिगर है उसमें हमें क्या करना है, एक ब्लॉक लेने हैं, उसके ऊपर ग्लास को ढकना है सो दैट कि एयर इसमें जा पाए, है ना, कि एयर नीचे से जा रहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, ये ब्लॉक्स नहीं लगाने हैं तो एयर नहीं जाएगा। थर्ड वाले में आपने ऊपर से भी इसको ढक दिया, ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, ऊपर से भी इसने ढक दिया और नीचे से भी ब्लॉक्स नहीं लगाए, तो कहीं से भी हवा जो है वो एंटर नहीं कर पा रही है। तो इस टेबल से हमें इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन मिलता है कि एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्निंग, है ना। बर्निंग तभी होगा जब उसको अच्छे से एयर मिलेगा, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग। तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगाया तो नीचे से एयर एंटर कर रही थी, दैट्स वाई एयर जो है यहाँ पे अच्छे से, दैट्स वाई यहाँ पे कैंडल अच्छे से बर्न कर रहे हैं। इन दोनों में जो कैंडल है वो बुझ गई है। तो इस एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है। नाउ आपको रीड कर लेना है। So we find that combustion air is necessary। हाँ, ऑब्वियसली बात है, combustion मीन्स जलने के लिए एयर जो है वो नेसेसरी है। बिना एयर के एयर combustion पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बोला कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस 1, जैसा कि हमने फिगर में देखा, पहले में जो ब्लॉक्स लगाए थे वो अच्छे से जल रही है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, जो हमने चिमनी लगाई थी बेसिकली वो जो ग्लास से ढका था उसको चिमनी बोल रहे हैं, तो अच्छे से वो जल रही है। बट सेकेंड में हमने एयर एंटर ही नहीं करने दिया चिमनी से, क्योंकि नीचे ब्लॉक्स नहीं लगाए थे इसलिए वो बुझ गई। सी कंडीशंस में हमने फ्लेम को फाइनली मतलब फ्लेम बुझ गई क्योंकि वहां पे एयर कहीं भी से भी प्रेजेंट नहीं थी, है ना, वो दोनों तरफ से हमने उसको बंद कर दिया था, राइट। तो ये था, हमने कंक्लूजन इसको देख लिया। नाउ मूव करते हैं थर्ड पेज पे। यहाँ पे इन्होंने बोला है वी हैव read the sun produces its own heat and light, is it also some kind of combustion। तो यहाँ पे आपको इन्होंने एक बेसिकली बताने के लिए कुछ लिखे हैं, है ना, तो वो समझना है।
सन जो होता है वो प्रोड्यूस तो करता है हीट एंड लाइट, एज वी हैव स्टडी की जो कंबशन होता है उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स कि वो वहां पे तो सन में भी हो रही होगी वही चीज। नहीं, तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन अलग चीज है एंड कंबशन अलग चीज है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट यहाँ पे कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। भले ही आपको बदले में कोई चीज मिल रही है, चाहे हीट एंड लाइट दोनों केस में प्रोड्यूस की जा रही है, बट दैट्स डिफरेंट। सन एंड कंबशन अलग चीजें हैं, हम उसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इन्होंने यहाँ पे जैसा मेंशन किया है। नाउ एक्टिविटी 4.3 देखते हैं। एक्टिविटी 4.3 में आपको क्या करना है, प्लेस करना है पीस ऑफ बर्निंग वुड। फिर से इन्होंने एक्टिविटी 4.3 में कुछ हमें कंडीशंस दी है कि तवा लेना है, उस पे आपको बर्निंग वुड रखना है और उसके बाद उसको ढक देना है विथ ग्लास जार, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार या फिर प्लास्टिक का जार, उससे ढक देना है। तो क्या आपको ऑब्जर्व होगा, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट इज स्टॉप बर्निंग? ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप हो जाएगी ना, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को नहीं जाने दिया, एयर यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो वो तवे पे अच्छे से जल रहा था, जैसे ही आपने उसको ग्लास जार से ढक दिया उसमें पूरा स्मोक हो जाएगा, वो बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर या फिर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पा रही होगी। फिर इन्होंने बोला है, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस व्हाई? ऑब्वियस सी बात है कि आपने ब्लैंकेट से उसको कवर कर दिया, तो जब ऑक्सीजन या फिर एयर एंटर नहीं करेगा तो वो जलना बंद हो जाएगी, इसलिए हम उसको कवर कर देते हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ब्लैंकेट को रैप करके अराउंड अ पर्सन होल क्लॉथ कॉच फायर, मतलब कि कॉट फायर, आग लगने की वजह से उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया। एंड ब्लैंकेट में जल्दी जो है ऑक्सीजन या फिर एयर एंटर नहीं कर पाती है, इसलिए वो आग जलना बंद हो जाएगी एंड वो जो पर्सन है वो बच जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर से आपको रिकॉल करना है सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? क्या आपने देखा है मैच स्टिक्स अपने आप जल जाती है? नहीं, उसको तो रब करते हैं ना हम। बेसिकली आपने माचिस लिया और उसको ऐसे करना होता है, अपने आप नहीं जलती, है ना। इन्होंने पूछा है हाउ डज इट बर्न, तो वो हम आगे देखेंगे, पहले हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ यू हैव मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। आपने ये भी देखा होगा कि पीस ऑफ पेपर जो होता है वो बर्न होता है। डज इट बर्न वेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? ऑब्वियसली बात है, आप बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास में लेके आओगे तभी बर्न होगा, बट जो मैच स्टिक है वो अपने आप बर्न नहीं होगा। वो क्यों, वो भी हम देखेंगे। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट एंड मैच स्टिक नियर इट? ये भी हम कर सकते हैं, अगर आप जलता हुआ कुछ लकड़ी के पास लाओगे तो वो जलेगी ही। Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal? Have you heard of the forest fire? इन्होंने पूछा हमें क्यों जरूरत पड़ रही है ये लकड़ी को या फिर पेपर को जलाने के लिए, उसके पास केरोसिन ऑयल या फिर कुछ जलता हुआ चीज लाने की, ऐसे क्यों नहीं जल जाती? आपने तो ये भी पढ़ा होगा ना कि जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में कौन मैच स्टिक लेके जाता है जलाने के लिए या फिर केरोसिन ऑयल लेके जाता है? तो ये हम पढ़ेंगे कि ऐसा चीज क्यों होती है, ठीक है। सो जंगल में जो आग लगती है ना, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास जो होती है ना वो फायर इजिली कैच कर लेती है। ग्रास से जब वो इजिली कैच, मतलब फायर को अगर कैच कर लिया तो वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाती है टू द ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट, जैसे कि इन्होंने फिगर में दिखाया है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। अब वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ही हाई होता है, एंड टेम्परेचर अगर हाई है बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल पे होता है, एंड ऑक्सीजन तो वहां पे है ही है, तो ऑक्सीजन की वजह से उसमें आग लग जाती है। एंड आप देखते हैं, डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? जो हमने अभी इस पेज पे पढ़ा, क्या वो उससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को जलाने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी जंगल में अगर आग लग रही है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तभी तो वो बिना आपके मैच स्टिक को यूज किए आग लग जा रही है, दैट मीन्स कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। एंड घर पे आप अगर मैच स्टिक को रब करके जला रहे हो तो उस पे वो करके तो उसका टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड है ना, तो ये डिफरेंस है। तो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज इजिली, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो वो होता है जिसपे फायर जो है वो इजिली कैच कर लेती है, मतलब कोई सब्सटेंस है वो इजिली फायर को कैच कर लेती है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर।
इन्होंने फिर से पूछा है, कैन यू टेल नाउ व्हाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो वही चीज इन्होंने फिर से बोला जो मैंने अभी पिछले पेज पे बताया, व्हाई डज अ मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। क्यों रब करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां भी टेम्परेचर चाहिए ना। आप जब किसी चीज को बहुत देर तक रब करोगे तो वहां पे टेम्परेचर तो राइज होगा ना, टेम्परेचर राइज होगा तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंस ही है, तो वो इजिली वो जलने लगेगा। तो इन द एंशिएंट इजिप्ट बेसिकली बहुत 5000 ईयर्स अगो की बात है, ये पाइन वुड का यूज करते थे सल्फर में इसको डिप करके, है ना, एंशिएंट इजिप्ट में। बट ये जो अभी हम यूज करते हैं ना मॉडर्न मैच जो डेवलप हुआ है, ये अराउंड 200 ईयर्स अगो की बात है। बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये ध्यान रखना है कि किस चीज का मिक्सचर होता है, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस, कुछ ग्लू के साथ जो है एंड स्टार्च को अप्लाई किया जाता है ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड सुटेबल वुड, जो लकड़ी होती है उसके हेड पे इन सब का मिक्सचर अप्लाई किया जाता है। जब व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द रफ सरफेस व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर से यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ, रब करने के बाद वो फ्रिक्शन होगा, है ना। जैसे ही आप उसको मैच स्टिक के साथ रब करोगे तो फॉस्फोरस जो होता है वो इग्नाइट हो जाता है, मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, इसकी वजह से जो है मैच स्टिक का जलना स्टार्ट होता है। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना वो प्रूव करता है टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैच फॉर द यूजर्स, है ना। मतलब कि जो फॉस्फोरस हम यूज कर रहे हैं बेसिकली वो दोनों के लिए डेंजरस है, जहां पे ये इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एंड हम जो यूज कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा नहीं जलाने दिया जाता है क्योंकि आप उसको रब कर रहे हो कैसे भी हो जाए तो थोड़ा सा डेंजर होता है। दीज डेज पहले ये चीजें जो 200 ईयर्स अगो से चली आ रही थी, अब क्या होता है, दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ऑफ ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। अभी तक जो आ रही थी उसमें फॉस्फोरस भी यूज करते थे, बट अब क्या आने लगा है यहाँ पे, एंटीमनी ऑफ ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट आने लगे हैं। उसके बाद जब आप रब करोगे सरफेस जो होता है पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज मेड ऑफ लेस डेंजरस। बेसिकली जो रेड फॉस्फोरस होता है वो थोड़ा सा डेंजरस कम होता है रेदर देन व्हाइट से, तो इसलिए जब आप उसको रब करोगे पाउडर्ड ग्लास मतलब सरफेस एज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस और मच लेस डेंजरस होता है। तो इस वजह से ये जब रब करोगे तो सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस, रेड जो है व्हाइट में कन्वर्ट होगा। इस वजह से रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम के साथ पोटेशियम क्लोरेट इन मैच स्टिक है टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। बेसिकली इस पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया कि 5000 ईयर अगो हम क्या करते थे, 200 ईयर्स अगो से हमने जो शुरू किया था उसके बाद से अब क्या कर रहे हैं, ये तीनों समझ में आया होगा। हम व्हाइट फॉस्फोरस को 200 ईयर्स अगो से यूज कर रहे थे, उसके बाद अब हम व्हाइट फॉस्फोरस को हटा दिया, हमने रेड फॉस्फोरस को यूज कर रहे हैं, जो रबिंग के टाइम पे रेड फॉस्फोरस ही व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है एंड जब वो रिएक्ट करती है तो वो उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है इग्नाइट टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो ट्राइसल्फाइड स्टार्ट कर देता है कंबशन होना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ इस वाले पेज पे सब्सटेंसेस होते हैं वो इजिली मतलब उनको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर, है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि अगर इग्निशन टेम्परेचर या फिर जो लोअर टेम्परेचर है वो नहीं मिल रहा है तो वो इजिली फायर को कैच नहीं करेंगे। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो आपने अभी तक तो बोला इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप कुकिंग के टाइम पे एक बर्तन आपने रखा है गैस पे, बहुत देर बाद आप उससे जल जाते हो, है ना, वो क्यों होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, है ना। हमें पता है कि केरोसिन ऑयल एंड जो वुड होते हैं वो अपने आप नहीं जलते, उनको मतलब कुछ न कुछ जलता हुआ सब्सटेंस चाहिए होता है बर्न करने के लिए। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, है ना, उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गई, है ना, जब आप थोड़ा सा भी हीट करोगे इट विल कैच फायर। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर और ज्यादा होगा, है ना,
केरोसिन का थोड़ा सा भी मिल रहा है तो वो जल जाएगा, बट वुड जो है उसको और ज्यादा चाहिए। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? हाँ, क्यों? तभी तो वो केरोसिन ऑयल जो है वो अपने आप मतलब थोड़ा सा भी मिल रहा है वो जल जा रही है, बट वुड के साथ ऐसा नहीं है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? ऑब्वियस सी बात है, हाँ, हमें चाहिए स्पेशल केयर। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है, वो हम करेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या बोला है, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। एक कप में आपको उसमें पॉर करना है एंड दोनों कप को हीट करना है विदाउट वाटर एंड विथ वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो एम्प्टी पेपर कप है ना वो तो जल जाएगा। What happens to the paper cup with water? वो नहीं जलेगा, बल्कि वाटर जो है उसमें गर्म होने लगेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द कंडक्शन, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? यस, वाटर हॉट हो जाएगा ड्यू टू द कंडक्शन, एंड जो पेपर एम्प्टी था वो जलने लगेगा, है ना। वो देखते हैं हम पहले। अब सी, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन पेपर कप, है ना, जो मैंने बताया कि वाटर जो है वो कप में बॉयल होने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप इस फिनोमिना को समझ सकते हो? यस, दिस इज द कंडक्शन फिनोमिना, जिसमें हीट जो है सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से जो आप हीट दे रहे हो ना वो पेपर कप पे नहीं मतलब पेपर कप से वाटर में ट्रांसफर हो गया, इस वजह से वाटर बॉयल होने लग गया। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेपर का इज नॉट रीच द इग्निशन टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से फायर इजिली मतलब कैच कर लेता कोई भी सब्सटेंसेस। तो इस फिनोमिना में क्या हुआ, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर कप पे नहीं होके वो वाटर में ट्रांसफर हो गया, हेंस इट डज नॉट बर्न। तो इसकी वजह से वो जला नहीं। तो अब क्या समझ में आया आपको कि जो वाटर था वो किस वजह से बॉयल होने लगा? कंडक्शन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन की वजह से वो बर्न होने लग गया। द सब्सटेंसेज, अब देखेंगे, द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंसेज बहुत ही लो टेम्परेचर पे फायर को इजिली कैच कर लेते हैं उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज बोलते हैं। हियर आर द सम एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम जिसको एलपीजी बोलते हैं, सीएनजी, ये सब चीजें जो होती है ना उसके एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिनको बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर भी मिल रहा है तब भी वो फायर को इजिली कैच कर लेंगे। केरोसिन हो गया, है ना, केरोसिन भी उसमें आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पेपर कप का एग्जाम्पल और एक्टिविटी समझ में आई होगी। नाउ हम समझते हैं कि कैसे हम मतलब कि जो हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कैसे जो फायर है उसको हम कंट्रोल करेंगे इफ इन एनी केस अगर फायर कहीं पे आ जाती है, तो लग जाती है, आ तो नहीं जाएगी। तो आपने हमेशा सुना होगा या फिर देखा होगा कि फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, कहीं भी घर में आग लग गई, कहीं शॉप्स में या फिर कहीं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, कहीं भी आग लगने का आपने सुना ही होगा। अगर आपने ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं तो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं कि किसके थ्रू हम उसको बर्निंग को रोक सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपके एरिया में जो फायर सर्विस है उसका टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करो। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। कभी अगर आपने देखा आपके घर में या फिर आपके नेबर्स में, आपके स्कूल्स में, कभी भी कोई स्कूल में तो खैर जो टीचर्स होती हैं, बट अगर आपने नेबरहुड में देखा अपने घर में, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कॉल टू द फायर सर्विस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। हमें पता होना चाहिए फायर सर्विस का नंबर क्या होता है, राइट, ये इन्होंने बोला है। सो यहाँ पे इन्होंने फायरमैन को एक्सटिंग्विश यूज करते हुए दिखाया गया है, जो थ्रोइंग वाटर अंडर द प्रेशर बहुत ही प्रेशर के साथ वाटर को थ्रो कर रहा है जहां पे बर्निंग हो रही है, सो दैट कि वो जो बर्निंग है वो स्टॉप हो सके। नाउ, डज योर सिटी टाउन हैव फायर ब्रिज स्टेशन? क्या आपके सिटी या फिर टाउन में फायर ब्रिज स्टेशन है या नहीं, ये आपको बताना है।
अब आपको इन्होंने कुछ दिए, मतलब कुछ बताया है कि ऐसा ऐसा होते देखा है क्या आपने। वेन फायर ब्रिज अराइव्स व्हाट डज इट डू, वो करता क्या है ना। आपके घर में आग लग गई, अगर वो आ रहा है तो वो करेगा क्या। इट पॉर्स वाटर ऑन द फायर, फायर के ऊपर जो है वाटर को पॉर करेगा, जैसा अभी हमने देखा इस फिगर में। What cools the combustible material so that its temperature brought below its ignition temperature? Adding water vapor also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. इसका प्रोसेस ये है कि जब भी आप वाटर को कंबस्टिबल मटेरियल पे डालोगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम लेके आएगा। एंड एज वी नो कि हम कंबस्टिबल जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही लोवेस्ट होता है जिसपे कोई भी चीज जलती है, तो वाटर उसको ठंडा करेगा, इग्निशन टेम्परेचर से वो कम हो जाएगा टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो फायर है उसका जलना बंद हो जाएगा। एंड वाटर वेपर जो होता है वो भी कंबस्टिबल मटेरियल को मतलब सराउंडिंग उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा एंड फिर हेल्प कर देगा उसमें वाटर की जो एयर की सप्लाई, बेसिकली एयर की सप्लाई को कट कर देगा, जिससे जो फायर है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये था, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, है ना। आपने अभी पढ़ा कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर फायर को प्रोड्यूस करना है। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? दीज आर द फ्यूल, एयर एंड हीट, है ना। अभी हमने पीछे तो यही पढ़ा है ना, किसी भी चीज को जलने के लिए पहले तो एयर चाहिए एंड फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। हीट इज इग्निशन टेम्परेचर एंड फ्यूल जो आप मतलब कि जो जलने लगता है, मतलब हेल्प करता है, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, राइट। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग 1 or more दीज रिक्वायरमेंट। जब फायर जलती है मतलब फायर इनकी हेल्प से ही तो उसमें मतलब जलना शुरू हो रहा है, तो इनमें से कोई भी अगर एक सब्सटेंसेस को आप हटा दोगे तो फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सो अभी तक तो हमने देखा कि फायर को कट ऑफ करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, दैट इज वेरी कॉमन। बट ये कब कब यूज कर सकते हो, जब वुड में फायर लगी हो या फिर पेपर में फायर लग रही हो, ठीक है, पेपर जल रहा हो या फिर वुड। लेकिन अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग गई है फायर, तो वाटर जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डज द फायर, मतलब डाउज द फायर। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लग रही है तो आप वाटर का यूज नहीं करोगे। क्यों? अगर वाटर का यूज करोगे तो आप खुद इफेक्ट हो जाओगे उससे, ठीक है। तो इस वजह से हमें उसकी जगह क्या यूज होना चाहिए। Water is also not suitable for the fire involving oil and petrol. Oil and petrol के केस में भी आप वाटर का यूज नहीं करोगे। Do you recall that water is heavier than oil? क्या आपको पता है, जो हमने अभी पढ़ा था पेट्रोलियम में जो रॉक के उसमें से निकाला जाता है, तो ऑयल जो है उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो इसकी किसकी वजह से? क्योंकि जो वाटर है ना वो हैवियर देन ऑयल। ऑयल तो फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो हल्की है, तो इसलिए इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। वाटर जब आप उस पर डालोगे तो ऑयल जो वाटर है उसके नीचे आ जाएगा ऑयल के, ऑयल तो बर्निंग ही हो रही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें कब कब वाटर का यूज कर रहे हैं, जब लकड़ी या फिर पेपर में आग लग रही हो। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो या फिर ऑयल एंड पेट्रोल हो, तब उस केस में वाटर का यूज नहीं करना है, राइट। तो फिर हमें क्या करना है, अब उसको देखेंगे हम। CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। जैसे कि फायर अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लग रही है एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर, CO2 जिसको बोलते हैं, है ना। Being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. जो CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, बिल्कुल ये जो होता है CO2 ही होता है बेसिकली। ये बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह काम करता है क्योंकि ये हैवी होता है। किससे हैवी होता है? ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है, तो हमें वैसे ही ऑक्सीजन से हैवियर मटेरियल चाहिए, तो ये कवर कर लेता है ब्लैंकेट की तरह। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज टू कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल, है ना। इसका मतलब इसके बीच में जो कांटेक्ट होता है फ्यूल एंड ऑक्सीजन के बीच में, जो CO2 करता है वो कट ऑफ कर देता है फायर को एंड कंट्रोल हो जाता है इस तरीके से। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन द मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, है ना। ये हार्म भी नहीं करता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। हाउ डू वी गेट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हम कैसे इसकी सप्लाई को
पा सकते हैं। इट कैन बी स्टोर इन एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, जैसे कि मैंने अभी सिलेंडर दिखाया उसमें स्टोर रहता है, ये लिक्विड में रहता है, बहुत ही हाई प्रेशर पे रहता है। इन व्हाट फॉर्म्स ऑफ इज एलपीजी स्टोर, एलपीजी को हम सिलेंडर में यूज कर सकते हैं। When released from cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. So, जब आप सिलेंडर से उसको बाहर निकालोगे तो वे एक्सपैंड हो जाता है एंड इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है एंड ये कूल्स डाउन कर देता है। तो जिसकी वजह से सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर बट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये जस्ट ब्लैंकेट का ही काम नहीं करता बल्कि ये उसका टेम्परेचर भी लो करता है जिस टेम्परेचर पे वो जल रहा है। दैट्स वाई इट इज एन एक्सीलेंट फॉर फायर एक्सटिंक्शन। अनदर वे टू CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव्स ऑफ CO2, है ना। तो बेसिकली हमने ये जाना कि हमें जो है इनफ्लेमेबल, जैसे कि वुड एंड पेपर के अलावा अगर किसी में आग लग रही है तो हम क्या यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।